नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी को अपडेट किया था कि सेबी कर्नाटक हाई कोर्ट की जो बेंच है उनके समक्ष क्या आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है। आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज सुनवाई का दूसरा दिन था और सेबी ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच के समक्ष अपने पॉइंट्स प्रस्तुत किए। तो आइए अब मैं आपको आज के अपडेट के बारे में जानकारी देती हूँ। आज यानी 31 अगस्त 2020 को करीब 2:30 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और सेबी की तरफ से मिस्टर अरविंद दत्तार सीनियर एडवोकेट आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के लिए खड़े हुए। तो बेंच ने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, कैन द ऑर्डर अपॉइंटिंग द फॉरेंसिक ऑडिटर बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। तो बेंच ने उनसे पूछा कि क्या वो ऑर्डर जिसके अनुसार सेबी ने एक फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो रिकॉर्ड में कोर्ट के लिए रिकॉर्ड में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा बेंच ने क्वेश्चन पूछा, कैन यू प्लेस द फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड। और उनसे बोला कि क्या आप जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है जो अभी तक सेबी ने पब्लिक नहीं करी है उसे आप रिकॉर्ड में दे सकते हैं। तो मिस्टर दत्तार ने जवाब दिया कि हम एक सील्ड कवर में इस रिपोर्ट को दे सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में टोटल 130 पेजेस हैं और अराउंड 1000 पेजेस के एनेक्स्चर्स लगे हुए हैं। सेबी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को भेजा था 3 अगस्त को और एफटी के पास 30 दिन है उनका जवाब देने के लिए। तो इसका मतलब 3 सितंबर तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जवाब इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर सेबी तक पहुंच जाना चाहिए और 3 सितंबर जो है वो अभी थर्सडे को ही है। मिस्टर दत्तार ने ये भी स्पष्ट किया तो रिट अपील 399/2020 फाइल की गई थी वो 3 जून के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करी गई थी और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के रिगार्डिंग ही है। बेंच ने उनसे अगला क्वेश्चन पूछा, वेयर इज़ द ऑर्डर ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्टिंग सेबी टू प्रोड्यूस द फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखें तो आपको याद आएगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने सेबी को ये डायरेक्ट किया था कि वो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। गुजरात हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि जब फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट निकल जाएगी और निवेशक उसे पढ़ लेंगे तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें किस तरह से लिक्विडेशन के लिए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैंक ने पूछा, व्हाट इज़ द रिलक्टेंस ऑफ सेबी नॉट टू प्रोड्यूस द फॉरेंसिक रिपोर्ट। बेंच ने पूछा कि सेबी इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में इतना क्यों हिचकिचा रहा है। तो मिस्टर दत्तार ने वही जवाब दिया कि हम इस रिपोर्ट को सील्ड कवर में पेश कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि यह जो रिपोर्ट है यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको नहीं दी जा सकती है, सिर्फ कोर्ट को दी जा सकती है। साथ ही मिस्टर दत्तार ने ये भी क्लियर किया है कि एज़ पर सेक्शन 81D ऑफ RTI एक्ट ये जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है ये RTI के परव्यू के बाहर है। उन्होंने यह भी बताया कि जब एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेबी फॉरेंसिक ऑडिट करता है तो वो रिपोर्ट फंड हाउस को भेजता है और फंड हाउस से कमेंट्स आने के बाद ही सेबी की एक कमेटी बनाता है और वह कमेटी यह डिसाइड करती है कि आगे उन्हें किस तरह का एक्शन लेना है। तो इस बात के लिए पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है कि 3 सितंबर को जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट पर अपना जवाब देगा, फिर सेबी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या एक्शन लेना है। ये सेबी की तरफ का एक्शन है। नेक्स्ट में कोर्ट ये चाहता है कि जो भी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो ऑर्डर दिया गया था उसकी कॉपी जो सेबी है वो कोर्ट को दे और कोर्ट इस बात के लिए राज़ी हो गया है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है तो 2 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है उस दिन सेबी वो रिपोर्ट वो कॉपी ऑर्डर की कॉपी पेश कर सकता है और सेबी की तरफ से एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर आएगा जो एक एफिडेविट फाइल करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि सेबी जो है वो विलिंग है फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी प्रोड्यूस करने में इस कोर्ट के आगे और उसके रीजंस भी देगा। और अगर सेबी कोर्ट के समक्ष कॉपी प्रस्तुत करने के लिए विलिंग है परंतु पिटिशंस को नहीं देना चाहता है तो वो उसका ग्राउंड भी बताएगा।
तो 2 सितंबर को सेबी जो है वो इसके रिगार्डिंग एफिडेविट फाइल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन का है वह है व्हाट स्टेप्स डिड सेबी टेक। तो अब जो मिस्टर दत्तार हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि सेबी ने क्या क्या स्टेप लिए थे ये फ्रैंकलिन का जो फियास्को हुआ उसके बारे में। सेबी ने फ्रैंकलिन को उनकी बोरोइंग लिमिट्स बढ़ाकर उन्हें आगे बोरोइंग लेना अलाउ किया। पहले लिमिट 20% थी, उसको 30% किया गया और फिर उसे बढ़ाकर 40% करा गया। साथ ही सेबी ने ईमेल लिखी एक्सटर्नल अफेयर्स को और आरबीआई को और एक सेविंग्स पैकेज जो 50,000 करोड़ का था वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अनाउंस किया। बेंच ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या 24 अप्रैल को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बोरोइंग्स ली थी। तो मिस्टर दत्तार ने कहा कि इसका जवाब जो है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ही देगा। बेंच ने पूछा कि क्योंकि जो स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स जो हैं वो कैश पॉजिटिव हो गई हैं, तो क्या एफटी उन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज़ पर 41(2)(b। और बेंच ने ये भी बोला जो गुजरात हाई कोर्ट का अगर इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया गया होता तो क्या फ्रैंकलिन रेगुलेशन 41 के कॉन्ट्ररी लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर पाता। तो मिस्टर दत्तार ने बोला कि ऐसा करने के लिए फ्रैंकलिन को एक ऑर्डर रिलीज़ करना पड़ता। साथ ही मिस्टर दत्तार ने यह भी एक्सप्लेन किया कि बिना 41(1) सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी किए जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। मिस्टर दत्तार ने कोर्ट को ये भी बताया कि जो ट्रस्टीज़ हैं उनके ऊपर इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सेबी से प्रायर परमिशन लें, वो स्ट्रेट वे अब सिचुएशंस को देखते हुए डिसीज़न ले सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले जो मेरा वीडियो है उसमें बेंच ने 7 सवाल पूछे थे मिस्टर दत्तार से और उन्हीं में से एक का जवाब देते हुए मिस्टर दत्तार ने ये बात कही। साथ ही सेबी ने ये भी बताया कि अगर वो ऐसा देखेगा कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो सेक्शन 24 के अंतर्गत उन्हें पनिश भी कर सकता है। मिस्टर दत्तार ने यह भी एक्सप्लेन किया कि जो ट्रस्टीज़ का डिसीज़न है वो फाइनल होता है और उसके लिए यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं होता है। यह भी क्लैरिफाई किया कि रेगुलेशन 18, 39 और 41 इन्हें कोई प्रेसिडेंस में फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। जो रेगुलेशन 18 है वो रेगुलेशन 41(1) के साथ चलता है, लेकिन उसका रेगुलेशन 39(2)(a) से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही सेबी ने यह भी बोला कि अगर यूनिट होल्डर्स की कंसेंट पहले से ली जाती तो फिर ये जो केस था वाइंडिंग अप का ये बहुत ही बड़ा इशू बन जाता सेबी के लिए। अब आगे जो है वो मिस्टर दत्तार आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे कि जो रिट पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट और बाकी जगह दायर किए गए हैं उनकी मेंटेनेबिलिटी लॉ की नज़रों में कैसी है। तो दत्तार ये कह रहे हैं कि सेबी ने जो है अपनी पावर के अंतर्गत वो जितना कुछ कर सकता था उसने उतना करने की कोशिश करी है। उसने आरबीआई को अप्रोच किया है और म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस करवाया है। अब यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से सेबी का रोल आता है, बिकॉज सेबी एक रेगुलेटर है, और किस तरह से कोर्ट का रोल आता है। तो उसमें जो सेबी है वो रिप्लाई कर रहा है। सबसे पहले सेबी के पास कंप्लेंट दी जाती है और सेबी उस कंप्लेंट के ऊपर जो भी एक्शन लेता है या जो भी रिप्लाई करता है, आप उस सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएटी में जा सकते हैं। और अगर आपको एसएटी का ऑर्डर भी ठीक नहीं लगता है और आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो फिर जो है अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। परंतु ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये अभी अधूरी रह गई हैं। वेडनेसडे को यानी 2 सितंबर 2020 को कोर्ट दोबारा से लगेगा। तो इस तरह से आज की पूरी कार्रवाई का ब्यौरा मैंने आपको दिया। अब जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी उसका अपडेट लेकर मैं आपके पास फिर से प्रस्तुत होंगी। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।